आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सजीव, निर्जीव तथा ऊर्जा घटक सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिकी अवधारणा एक नवीन अवधारणा है। ठीक है, जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं, यानी इसके अंतर्गत सजीव, निर्जीव और ऊर्जा घटक ये सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। अब देखिए यहां पर थर्ड वाला कथन गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र की ये जो अवधारणा है ये नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन अवधारणा है और इसका उल्लेख जो है वेद, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक या उपनिषद आदि में देखने को मिलता है। तो यहां पर यह कहना गलत हो जाएगा कि पारिस्थितिकी की अवधारणा एक नवीन अवधारणा नवीन नहीं है, बल्कि ये प्राचीन अवधारणा है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के घटकों में सम्मिलित हैं? पौधे, मनुष्य, तापमान, अपघटक। देखिए पर्यावरण है इसका निर्माण जैविक और अजैविक घटकों से होता है, यानी इसके 2 घटक हैं, जैविक और दूसरा जो है वो है अजैविक। तो जैविक घटकों में आपको पता ही होगा, पौधे हो गए, आपके जानवर हो गए, मनुष्य हो गया, अपघटक हो गए। तो ये पौधे हैं, मनुष्य है, अपघटक हैं, ये जैविक में आ जाते हैं। वहीं ऊर्जा, तापमान, जल, मृदा ये सब अजैविक में आ जाते हैं। और यहां पर पूछा कौन सा गया है? पर्यावरण के घटकों में सामान्य है। तो पर्यावरण के घटकों में तो जैविक और अजैविक दोनों शामिल होते हैं। तो यहां पर ये सभी जो है पर्यावरण के घटक हैं। तो यहां पर आपका चारों ही कथन सही है। तो आंसर होगा आपका सेकंड का डी, 1, 2, 3 और 4। तीसरा प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित हैं, किंतु जल एवं मृदा नहीं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण की एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर सेकंड वाला कथन गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मृदा, जल इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित हैं, लेकिन जल और मिट्टी नहीं है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। देखिए ऊर्जा के पिरामिड को याद करने का तरीका आपको पता ही होना चाहिए। आप लोगों ने लिंडेमान का नियम पढ़ा होगा। लिंडेमान का नियम नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं। लिंडेमान का 10% वाला नियम होता है। 10% का मतलब क्या है? देखिए हिरन ने 100 kg घास खाई, हिरन ने 100 किलोग्राम घास खाई, तो हिरन के शरीर में 10 किलोग्राम मांस बना। अब शेर ने ये हिरन खा लिया, तो शेर के शरीर में जो मांस पहुंचा वो 1 किलोग्राम मांस पहुंचा केवल। इन शेर के शरीर में 10 किलोग्राम का हिरन खा के 1 किलोग्राम मांस प्राप्त हुआ। तो इसको लिंडेमान का 10% का नियम बोला जाता है। यानी आप देख रहे हैं जो ऊर्जा के उच्च पोषण स्तर हैं उनमें ऊर्जा घटती जा रही है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो इसी वजह से आप यहां पर देखेंगे इसका जो पिरामिड होता है ऊर्जा का वो सीधा बनता है। यानी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड में 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है, जैसा कि मैंने बताया लिंडेमान का नियम बताया है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अब देखिए जैव भार का पिरामिड, जैव भार के पिरामिड की बात करें तो जैव भार का पिरामिड बोला गया सदैव उल्टा बनता है, ये गलत है। देखिए जैव भार का जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है,
ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनने का मतलब क्या है? देखिए, जैव भार की अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं कि समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र है, तो समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में ये पिरामिड जो होगा उल्टा बनेगा, इस तरह से बनेगा। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, नीचे के स्तरों में छोटी मछलियां होंगी, फिर इनसे बड़ी मछलियां होंगी, और बड़े स्तरों में आपको व्हेल जैसी मछलियां दिखाई देंगी। तो ये ऐसे करके यहां पर उल्टा हो गया। सीधा कैसे बनेगा? जैव भार का पिरामिड जो है सीधा ऐसे बनेगा। अगर ये जंगल का पिरामिड बनेगा तो जंगल में जो टॉप जो ऊपर वाले मांसाहारी हैं, तो उन मांसाहारियों की संख्या कम हो जाएगी। नीचे की तरफ जो आपके शाकाहारी जंतु, इनकी संख्या ज्यादा होगी। इनके बाद फिर सेकंड नंबर वाले जो भोक्ता है, उनकी संख्या इनसे कम होगी। और सबसे ऊपर जो मांसाहारी यानी सर्वोच्च मांसाहारी प्रकृति के जानवर हैं, उनकी संख्या काफी कम होगी। तो जंगल के संदर्भ में ये पिरामिड सीधा होगा, वहीं समुद्र के संदर्भ में ये पिरामिड उल्टा होगा। तो यहां पर ये सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, ये गलत हो जाएगा। ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, अपघटक, मृदा, वायु। देखिए, अभी हमने आपको बताया था पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो यहां पर पूछा गया कौन सा अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटकों में सूर्य का प्रकाश आ जाता है, मृदा, वायु, तापमान, ये सब आ जाते हैं। वहीं जैविक घटकों में पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, मानव, अपघटक ये आ जाते हैं। अपघटक जो है ये अजैविक घटक नहीं है, बल्कि ये जैविक घटक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों का प्रतिशत के अनुसार बढ़ता क्रम है। नाइट्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। शुष्क वायु में जो नाइट्रोजन का अनुपात है ये 78% है। वहीं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 21% है। कहीं कहीं पर आपको 20.95% लिखा मिल जाएगा, तो हम ये मोटे तौर पर मान लेते हैं 21% है। वहीं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। और इससे भी कम जो है, कम मात्रा जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनोन आदि ये उपस्थित हैं। तो अगर आपको यहाँ पर क्रम लगाना पड़े, और ध्यान देना यहाँ पे बढ़ता क्रम है। बढ़ता का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में नहीं लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम कौन सी है? नियोन है। उसके बाद फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का सी, ये 2 4 3 1। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जीव आर्द्रता की केवल एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। वर्षा की मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये सही है। जीव जो है वो तापमान और आर्द्रता की केवल एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पे लिखा गया कि वर्षा की मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। देखिए, आपको पता होगा जो आपके उष्णकटिबंध है, अर्थात जो उष्णकटिबंध वाले अक्षांश हैं, उन अक्षांशों के बीच में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कई लोग तो ये भूल गए होंगे उष्णकटिबंध कौन सा होता है। 0 डिग्री जो आपकी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी जो कर्क रेखा है, और नीचे के 23.5 डिग्री जो दक्षिणी मकर रेखा है, इसके बीच का जो भाग होता है इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। यानी इस पार्ट को जो है उष्णकटिबंध बोला जाता है। और इस पार्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी इस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और यही कारण है कि उष्णकटिबंध में आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो वर्षा की मात्रा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है, ये गलत है। वर्षा की मात्रा जो है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर ज्यादा सदाबहार वन उगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो
जीव विविधता है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का सी, केवल 1 और 2। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी प्राकृतिक जैव क्षेत्र का निर्धारण करने वाले तत्व हैं? अक्षांश, ऊंचाई, तापमान। उपरोक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। किसी भी प्राकृतिक जैव क्षेत्र के निर्धारण में अक्षांश, ऊंचाई, तापमान, इन तीनों की ही भूमिका होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का डी वाला, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता परपोषण कहलाती है। मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा सदैव समान रहती है। पेड़ पौधे श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। देखिए, आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता परपोषण कहलाती है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। मृतोपजीवी की बात करें तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा सदैव समान रहती है। आपने अगर जल चक्र पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कम और ज्यादा नहीं होती बल्कि समान बनी रहती है। फर्क इतना होता है कि जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो जल की मात्रा पृथ्वी पर सदैव समान रहती है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। डी वाला कथन जो है ये गलत है। देखिए, पेड़ पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन का, जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, वहीं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन बनाते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा 9 का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, किसी पारतंत्र में संक्रमिका यानी इकोटोन दर्शाती है 2 अलग अलग पारतंत्र का संगम क्षेत्र, न्यूनतम जैव विविधता वाला क्षेत्र, पारतंत्र का केंद्रीय क्षेत्र, निम्न जैव उत्पादकता वाला क्षेत्र। संक्रमिका 2 या 2 से अधिक अलग अलग समुदायों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र होता है, जैसे आपका एस्चुअरी है। तो इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। तो किसी पारतंत्र में संक्रमिका दर्शाती है 2 अलग अलग पारतंत्र का संगम क्षेत्र को दर्शाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।